जब देश में राष्ट्रवाद की विचारधारा बढ़ी तो क्षेत्रीय फिर राष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रवादी नेता उभरे जिनकी अपनी अपनी समस्याएं व मुद्दे थे। इन सभी की समस्याओं को निदान हेतु अखिल भारतीय स्तर पर एक मंच हो की आवश्यकता महसूस की गई। 28 दिसंबर 1885 को A.O. होम्यो, जो कि ब्रिटिश सिविल अधिकारी थे, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई। फिर यहीं से शुरू हुआ भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, जिसने आगे चलकर भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस का नेतृत्व समय समय पर अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के द्वारा किया गया। इस आधार पर 1985 से लेकर 1947 तक के कांग्रेस के समय को 3 चरणों में बांटते हैं। कांग्रेस के प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। इसका जो समय था वो 1885 से लेकर के 1905 तक था। इस समय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया। प्रमुख उदारवादी नेताओं की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि। अगर बात करें उदारवादी नेताओं के रवैये की, तो उदारवादी नेता ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शाते थे, सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। इस दौरान उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके जैसे याचना पत्र पत्रिकाओं के द्वारा अपनी मांग को रखते थे। मांग पूरा ना होने पर किसी प्रकार का कोई सक्रिय जन आंदोलन भी नहीं करते थे, क्योंकि उदारवादी नेता ये मानते थे कि अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास होगा। उदारवादी नेताओं के इस रवैये का कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया। तिलक ने कहा कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह तरतराने से कुछ हासिल नहीं होगा। विपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। अश्विनी कुमार ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा। तो वहीं लाला लाजपत राय ने कांग्रेस अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा। निश्चित ही उदारवादी नेताओं की कार्यप्रणाली बहुत ही ज्यादा नरम थी। उतना नरम तरीके से अंग्रेज कुछ भी देने वाले नहीं थे, पर उदारवादी चरण कांग्रेस का प्रारंभिक चरण था। इस समय अगर कांग्रेस उग्र रूप दिखाती तो कहीं न कहीं अंग्रेजों द्वारा कुचली जाती, पर इस दौर की सफलता को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस दौर ने सभी राष्ट्रवादी नेताओं को मंच प्रदान किया, भारी जनमत को तैयार किया, देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा वे शासन में मनमानी करते रहे। उदारवादी नेताओं के नरम रवैया व संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया। अंत संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से ही प्राप्त करें। आगे चलकर इस दल को उग्रवादी कहा गया। दूसरे चरण में कांग्रेस का नेतृत्व गरम दल या उग्रवादी नेताओं के द्वारा 1905 से लेकर के 1919 तक किया गया। प्रमुख गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, अरविंद घोष। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की नीति व भारतीयों की उपेक्षा था। ब्रिटिश सरकार की निरंतर उपेक्षाओं से देशवासियों का ब्रिटिश प्रशासन से मुंह भंग हो गया। भारतीयों का शिक्षित होना, राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। राष्ट्रवादियों ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य सर्वश्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। इनके प्रयासों से भारतीयों की ये हीन भावना दूर हो गई कि वे पश्चिम से पिछड़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने घोषित किया, भारत भारतीयों के लिए है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा।
जैसे 1868 के पश्चात जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी बाह्य सहयोग के भी आर्थिक विकास कर सकते हैं। इन सभी घटनाओं के कारण भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं के समर्थित लोगों की संख्या बढ़ी तथा अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में गुस्सा, असंतोष पनपा। 1905 में बंगाल विभाजन तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा कटु भाषा के प्रयोग व नीतियों के कारण भारतीयों का असंतोष चरम सीमा तक पहुंच गया, जिसका तत्कालीन कारण बना बंगाल का विभाजन। बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलने वे हिंदू मुस्लिम एकता में कूद डालने अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। क्योंकि उस समय बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था, यहीं से धार्मिक और राजनीतिक सुधार की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस हेतु स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा गया। भारी विरोध के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ। आंदोलनकारियों ने यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया तथा नंगे पांव पद यात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। तभी से वंदे मातरम गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख गीत बन गया। आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, तो महिलाएं भी प्रथम बार चार दीवारी से बाहर निकलकर आंदोलन का हिस्सा बनी। इस कारण इसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन में ही स्वदेशी आत्मनिर्भरता, आत्म शांति का नारा दिया गया। आगे चलकर स्वदेशी कॉलेज व उद्योग धंधों की स्थापना हुई। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का आभास हुआ। लोगों के मन से अंग्रेजों का भय निकल गया। भारतीय लोग लाठी खाने व जेल जाने के लिए तैयार होने लगे। अतः देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। पर इस आंदोलन के दौरान ही सांप्रदायिकता के बीच पड़े, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान हिंदू प्रतीकों, भारत माता, वंदे मातरम गीत, गंगा में डुबकी, इन सभी के प्रयोगों से मुस्लिम नेताओं को लगा कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, क्योंकि वे हिंदूवाद को बढ़ावा दे रही है। मुसलमानों के लिए एक अलग से पार्टी होना चाहिए। सरकार के सहयोग से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया। कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हर साल दिसंबर में आयोजित होता था। आयोजन में सभी नेता इकट्ठे होकर आगे की रणनीति पर चर्चा करते थे। 1907 में गरम दल व नरम दल के आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। कांग्रेस के संविधान में ये प्रावधान था कि जहां अधिवेशन हो रहा है उस क्षेत्र का व्यक्ति अध्यक्षता नहीं कर सकता। इसी कारण अतिवादी या उग्रवादी चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए तथा बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने जाए। वहीं दूसरी तरफ उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए तथा किसी हालत में तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत मुंबई के अंतर्गत ही आता था। इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन के संचालन के स्वरूप को लेकर भी दोनों में मतभेद हो गया। जहां नरम दल स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे, तो वहीं गरम दल संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विरोध करना चाहते थे। नरम दल जहां केवल वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे, तो वहीं गरम दल पूर्ण बहिष्कार के पक्ष में थे, जिसके कारण दोनों दलों में मतभेद हुआ तथा कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। जिस जोश के साथ स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया, वे आंदोलन आगे जाकर के नेतृत्व विहीन हो गया।
जहां एक तरफ कांग्रेस का विभाजन हो गया तो दूसरी तरफ गरम दल के नेताओं पर दमनकारी नीति अपनाते हुए अंग्रेजों ने तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया। तो वहीं अरविंद घोष व विपिन चंद्र पॉल ने सक्रिय राजनीतिक से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मध्य पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी आतंकवाद का और तेजी से विकास हुआ, क्योंकि उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। वे युवा जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था हताश हो गए तथा अपनी राष्ट्रवादी ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मंच की तलाश करने लगे। उग्रवादियों के उग्र तेवर भी क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय में सहायक रहे। फिर शुरू हुआ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस दौर को हम दो चरण में बांट सकते हैं। प्रथम चरण 1905 से 15 तक रहा। द्वितीय चरण 1924 से 1947 तक रहा। समय क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ महाराष्ट्र, बंगाल व पंजाब रहे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व सावरकर बंधुओं द्वारा किया गया, तो वहीं बंगाल में अरविंद घोष, वारेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। तो बात करें पंजाब की, तो यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह द्वारा किया गया। इसी दौरान मुजफ्फरपुर षड्यंत्र 1908 की घटना हुई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या हेतु बम फेंका, पर किंग्सफोर्ड तो बच गया, पर उसकी जगह कोई और मारा गया। इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मार ली, तो वहीं खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई। इसी दौरान मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की लंदन में हत्या कर दी, जिसके कारण 16 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। लंदन में क्रांतिकारी आतंकवाद का नेतृत्व मुख्यतः श्यामाजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाल हरदयाल ने किया। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की, तो सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व भिकाजी रुस्तम कामा ने किया, तो वहीं लाला हरदयाल जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी गदर पार्टी का गठन 1 नवंबर 1913 को किया। क्रांतिकारी आंदोलन ने जहां युवाओं में एक तरफ देशभक्ति की भावना बढ़ाया, त्याग, साहस, शौर्य, बलिदान की प्रेरणा दी, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की समस्या सुलझाने व जनता में पेट जमाने में असफल रहा। आगे चलकर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने इस आंदोलन को कुचल दिया। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।